अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद महफूज खान, मदरसा आधुनिक अध्यापक। आज 3-4-5 दिन से हर तरफ मदरसा को लेके ही हलचल है। पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में NCERT की रिपोर्ट को लेकर तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ 1960 में हमें अपनों ने ही लूटा। गहरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती तो डूबी, वहाँ पानी कम था। ये पूरा वीडियो देखिए। आज जब देश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत में मदरसा बोर्ड का फैसला गया तो उसमें भी मदरसा अध्यापकों का कहीं जिक्र नहीं किया गया। और आज मैं एक वीडियो देखा, बहुत दर्द हुआ वीडियो देख के। मैं आप लोगों को यही समझाते आ रहा हूँ, मदरसा अध्यापकों का कोई नहीं है। आज ये वीडियो देख लीजिए आप लोग के बगल में वीडियो है। दीवान साहब जमा जो टीचर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से हैं, एडेड वालों के लिए उन्होंने इतना लंबा चौड़ा भाषण मारा और सब सारी बारीकियाँ भी बताई कि मदरसे में तरह तरह की शिक्षा दी जाती है। 1 से 8 तक ले NCERT की किताबें पढ़ाई जाती है और मुंशी मौलवी में ये पढ़ाई जाती है। तरह तरह की बातें की, अपने बचने की हर संभव कोशिश किया, लेकिन एक भी बार मदरसा आधुनिक अध्यापकों का नाम नहीं लिया। जब दीवान साहब जमा ने मदरसा अध्यापकों का नाम नहीं लिया, जबकि उनके स्कूल में भी अध्यापक होंगे, उन्होंने एक भी बार अपने यूट्यूब वीडियो पे भी नहीं बताया कि 8 साल से मदरसा अध्यापक को सरकार सैलरी नहीं दे रही, उनके साथ भेदभाव कर रही है, तो ये क्या जाके वहाँ बताएंगे न्यायालय में। यही मैं कहता चला आ रहा हूँ, दीवान साहब तो अपनों में से थे। ये वीडियो इतना ज़्यादा शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें कि दीवान साहब दीवाना हो जाएं, मस्ताना हो जाएं। इस उम्र पे पड़ाव पे पहुंचे हैं और मोटी मोटी लुकमा खा रहे हैं, लेकिन उसी में उनके मदरसा अध्यापकों के लिए एक भी बार नहीं बोले। हमें सुन के बहुत ही दर्द और दुख हुआ। देखिए पूरा वीडियो। हेलो एंड खुशामदीद। मैं हूं राजी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। मेरे साथ इस वक्त टीचर एसोसिएशन मदारिस अरबिया के जनरल सेक्रेटरी अलहाज दीवान साहिब जमा साहब मौजूद हैं। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो मदरसों को लेकर इस समय चीजें चल रही हैं और बहुत सारी असमंजस की स्थिति है, उन तमाम चीजों के बारे में हम अलहाज दीवान साहिब जमा साहब से सवाल करेंगे और इसको विस्तार से समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और आगे इसका मुस्तकबिल क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर सबसे पहला सवाल ये होगा कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब रिट दाखिल हुए थे और उसका फैसला आया था तो उसमें मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया गया था और वहां से ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। मैं इसका सिलसिलेवार तरीके से थोड़ी सी तफसील जानना चाहूंगा क्योंकि हमारे व्यूवर बहुत सारे लोग ये मैसेज भी करते हैं कि इसकी पूरी हमें डिटेल मिलनी चाहिए। तो संक्षिप्त में यानी मुख्तसर में अगर आप बता पाए शुरू से तो। अंशुमान सिंह राठौर की रिट जब हुई सुप्रीम हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में, तो टीचर्स एसोसिएशन उसमें पार्टी बनी और पार्टी बन के हमने हाई कोर्ट को ये बताया कि अरबी मदरसे और संस्कृत पाठशालाएं दोनों एक साथ 1908 से एजुकेशन कोड के तहत कायम हुई और उनका मकसद ये था कि अरबी, फारसी, संस्कृत और पाली ज़ुबान को, जो कदीम ज़ुबानें हैं, इसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए, इनकी इशाअत कैसे की जाए, इसलिए ये इदारे कायम हुए। संस्कृत और अरबी मदरसों को अगर आप अलग अलग करके देखेंगे तो आप इनके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। इनको एक साथ आपको जोड़ करके देखना पड़ेगा, उन हालात को समझना पड़ेगा जिनमें ये इदारे कायम किए गए थे। ज़माना बदला, हालात बदले, आज ज़रूरत महसूस की जा रही है मुल्की कवानीन की रोशनी में, एजुकेशन टू राइट एक्ट की रोशनी में, चिल्ड्रंस राइट एक्ट की रोशनी में, कि मदरसों में भी तब्दीलियाँ की जाएं। पता नहीं लोग संस्कृत पाठशालाओं में तब्दीली को महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ के लिए कुछ बातें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। लेकिन हमने हमेशा ज़माने के मुताबिक अपने यहाँ जदीद उलूम को भी, मॉडर्न एजुकेशन को भी जगह दी।
हम हिंदी अंग्रेजी कंपलसरी पढ़ाते हैं मुंशी और मौलवी क्लासेस में, आलिम क्लासेस में, जो हिंदी और सीनियर सेकेंडरी के बराबर हैं। 1 से 8 तक हम वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वही सिलेबस पढ़ाते हैं जो प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर हाई स्कूलों में सरकार की तरफ से लागू है, SCRT की तरफ से लागू है, हम वही पढ़ाते हैं। साथ भी अगर NCPCR या कोई और इदारा या कोई और तंजीमें अगर हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि हम मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, तो ये हमारी नहीं, सरकार की बेतवजही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ साइंस के, हिसाब के और सोशल साइंस के मुदर्रिस नहीं रखे गए, निसाब उनका नहीं बना, इस वजह से हम नहीं पढ़ाते। ऐसा नहीं कि हमने कभी इसका मुतालबा नहीं किया, हमने हमेशा ये मुतालबा किया कि हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम के ये 3 सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएं, लेकिन हमें इसके लिए मुदर्रिस दिए जाएं। तो ये सरकार की बेतवजही थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ये 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते। हिंदी अंग्रेजी हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है मुंशी मौलवी और आलिम सतह पर, और वो हमारे यहाँ कंपल्सरी। तो हम सारी बातों को लेकर कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट ने तवज्जो नहीं दी। हाई कोर्ट का आर्डर आया, हमारे बच्चों को शिफ्ट करने का आर्डर आया। वो दिन हमारे लिए बहुत तकलीफ देह था, लेकिन हमें अदलिया पर पूरा भरोसा था, और हमारे पास जो फैक्ट थे, जो हमारे पास दलाइल थे, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट थे, जो कवानीन थे, हमको उन पर पूरा भरोसा था कि इन सबको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमारे साथ और तंजीमें भी गईं, कई लोगों ने स्पेशल अपीलें दाखिल की। उनकी सुनवाई समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, और उसमें बहुत लंबा ऑर्डर किया, 13-14 पेज का ऑर्डर है वो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अपने ऑर्डर में कि इलाहाबाद हाई कोर्ट मदरसा बोर्ड एक्ट के नेचर को समझने में हाई कोर्ट ने गलती की, उसने नेचर को नहीं समझा। 120 साला सिस्टम एक बैग खत्म नहीं किया जा सकता, इसमें तब्दीली की तो गुंजाइश है, तब्दीली की जा सकती है, तब्दीली की हिदायत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको इस पर पूरी तरह से गौर करके इसमें आखिरी फैसला देंगे, और ये फैसला मुझे लगता है कि अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब आएगा, उसकी समाअत पूरी होगी। इसी बीच में NCPCR ने एक ऑर्डर कर दिया और ये कहा कि बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाए मदरसों से, उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे है शिफ्टिंग पर। हाई कोर्ट ने शिफ्टिंग के लिए ही कहा था कि बच्चों, तो उस पर स्टे है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद भी NCPCR ने कहा और चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया। हमने उसके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को उसकी सुनवाई किया, और समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को, के नटराजन साहब को, कि आप जो है वो यूपी गवर्नमेंट के अफसरों को बताइए, वे हमारी नाराजगी से आगाह करिए उनको, और ये कहिए कि समाअत तक वो कोई ऐसा काम न करें जिससे अदालत की अवमानना हो, कंटेम्प्ट हो सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद ये सारी चीज़ें रुकी, और आज मतलब इधर फिर एक लेटर 1 तारीख को 1 अक्टूबर को जारी कर दिया उन्होंने, कानूनगो साहब ने, और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के तमाम सरकारों को ये कहा कि मदरसों को जो फंडिंग हो रही है वो रोकिए, और इनके बच्चों को शिफ्ट करिए, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा ये शिफ्टिंग रहेगी। तो एक इदारे के ओहदे पर बैठे हुए शख्स को ये जेब नहीं देता कि वो तालीम के मैदान में भी हिंदू की बात करे, गैर मुस्लिम बच्चों को उसकी शिफ्टिंग की बात करें। भी मदरसे मुफ्त में तालीम देते हैं, इसलिए गरीब हिंदू हमारे पास आता है, हम उसको फ्री में पढ़ाते हैं। आज जो अफोर्ड कर सकता है 500 रुपये की फीस नर्सरी स्कूलों की, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, वो मदरसे नहीं आता, वो संस्कृत पाठशालाओं में नहीं जाता, वो वहाँ जाता है अपने बच्चों को पढ़ाने। हमारे पास जो आता है वो मुफ्त के लिए आता है, और हम उसका इस्तकबाल करते हैं, उसको पढ़ाते हैं। अब कानूनगो साहब को उससे क्या दिक्कत है ये तो वही बताएंगे। वो एक आईनी इदारे के चीफ हैं, इसलिए मैं उन पर कोई तबसरा नहीं करता, लेकिन ये सारे मामलात सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से इन सारे मामलात पर गौर करने के बाद जो फैसला देगा वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मदरसों के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मदरसों के लिए एक राहत होगी और एक संग मील साबित होगा वो फैसला। सर, आपने बात की कि जो मदरसे वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकार को काम करना चाहिए वो मदरसे कर रहे हैं।
तो मान लीजिए कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनको सरकार सहायता देती है, बाकी ज्यादातर मदरसे ऐसे हैं जिनको सरकार सहायता नहीं देती। तो आपको नहीं लगता कि जो फीस ना लेने का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं मदरसे की अहमियत को कम करता है और उनको उस मुख्य धारा में शामिल करने से रोकता है? नहीं, वो हम हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है, हम वो जो आखिरी सिरे पर खड़ा है समाज का आदमी, गरीब आदमी जो मतलब माशी तौर पर कमज़ोर है, उसकी तालीम के लिए हमने मुफ्त तालीम का हिसाब कर रखा है, इंतज़ाम कर रखा है। सरकार हमें ग्रांट देती है, लेकिन उसके अलावा कोई ग्रांट हमको सरकार नहीं देती, चाहे वो बिल्डिंग का फंड हो, चाहे वो फर्नीचर का फंड हो, रखरखाव का फंड हो, का फंड हो, इसमें हमें कोई पैसा सरकार नहीं देती। ये सारा पैसा हम मुस्लिम समाज की मदद से करते हैं, ये सारा इंतजाम। और जो नॉन एडेड मदरसे हैं, तस्लीम बोर्ड से, वो भी जो अपने यहाँ इंतजाम करते हैं, बोर्ड के निसाब के हिसाब से तालीम का इंतजाम करते हैं, वो भी मुस्लिम समाज की मदद से करते हैं। हमारा ये कहना है, हमने सुप्रीम कोर्ट से भी ये गुजारिश की है कि सरकार अगर निसाब बनाती है मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट का और क्वालिफिकेशन तय करती है साइंस, मैथ और सोशल साइंस के टीचर का, तो हम सारे मदरसे उसको अडॉप्ट करेंगे। और जो मदरसे सरकार से इमदाद पा रहे हैं उनको सरकार मदद करे, और जो मदरसे इमदाद नहीं पा रहे हैं वो अपनी तरफ से इसका इंतजाम करें। हमने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का डायरेक्शन उत्तर प्रदेश सरकार को मुनासिब समझे तो जारी करे। सरकार अगर फीस लेने की इजाजत देती है तो वो उन मदरसों के लिए ये राहत होगी जो मदरसे सरकार से जिनको ग्रांट है। सर, एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि चूंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज है कि मदरसे जो है वो मजहबी शिक्षा देते हैं और मजहबी शिक्षा के लिए गवर्नमेंट का फंड इस्तेमाल नहीं हो सकता, जबकि आपने अभी शुरू में ये बात कही कि चूंकि प्राचीन भाषाओं के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए ये फंड दिया जाता है, जो कि सभी भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो उसमें अरबी और फारसी भी शामिल है। तो इसका जरा मुझे बताइए कि इसकी डिटेलिंग क्या है। नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर संस्कृत पाठशालाओं और अरबी मदरसों को अलग अलग करके देखेंगे तो आप इनके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। संस्कृत शिक्षा का सबसे जो अच्छा स्रोत है वो वेद और पुराण में है, इसलिए वो वेद और पुराण अपने यहाँ संस्कृत शिक्षा का लाजमी हिस्सा है, वेद और पुराण की तालीम। इसी तरह से अरबी और फारसी की तालीम है, वो कुरान और हदीस में सबसे बेहतरीन सरमाया है, इसलिए कुरान और हदीस की तालीम का इंतजाम भी मदरसों में है। उसका दीनी तालीम नहीं, अरबी और फारसी की तालीम है, और उसी के उसमें वो कुरान और हदीस की तालीम भी होती है। जहाँ तक कानून का सवाल है, कानून भी उसको नहीं रोकता, और अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी बच्चे को उसके मजहबी तालीम से रोकना या दीगर मज़ाहिब की तालीम से रोकना बच्चे के सीखने के बुनियादी हक को क्रश करता है। इसलिए जो है वो किसी बच्चे को उसके बुनियादी हक से नहीं रोका जा सकता, मजहबी तालीम से नहीं रोका जा सकता, और जो इदारे सरकार से लेते हैं वो भी मजहबी तालीम दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में कहा है। मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने के बाद हाईकोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाईकोर्ट से इसकी जो चीजें हैं, इसकी जो बारीकियां हैं, उसको समझने में चूक हुई है, और अभी तक जब तक फैसला नहीं आता तब तक वो स्टे वैसे ही बरकरार रहेगा। हालांकि उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों ने उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिसका 5 अगस्त को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए जवाब दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब से प्रोसीडिंग हो रही है, थोड़ा सिलसिलावार तरीके से हमको बताइए कि कब कब तारीखें लगी और उसमें क्या क्या हुआ और आगे का प्रोसीजर क्या है। जैसे आज हम 13 अक्टूबर को ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, 14 अक्टूबर को आपने बताया कि तारीख लगी हुई है, तो आप थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से बताइए जब तारीख लगी उसमें क्या क्या हुआ। अपीलें 5 अप्रैल को सुनी गई, उस दिन स्टे हुआ, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ।
NCPCR का खत आया चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी ने फिर शिफ्टिंग का ऑर्डर किया बच्चों के, तो हम उसके खिलाफ कंटेम्प्ट में गए और कंटेम्प्ट पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त की तारीख तय की और ये कहा कि इस केस को टॉप ऑफ द लिस्ट पर रखा, इन अपीलों को टॉप ऑफ द लिस्ट पर रखा। 22 को ये अपीलें लगी थी समाज के लिए, कतई समाज के लिए, लेकिन कलकत्ता रेप और मर्डर केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट इन बात 22 को नहीं कर सका। उसके बाद ये अपीलें हमेशा एक हफ्ते बाद लगती रही और हर हफ्ते ये ऑर्डर होता रहा कि ये अपनी पोजीशन पर बरकरार रहेंगी अपीलें, लेकिन समाज की नौबत किसी न किसी वजह से नहीं आई। पिछली जो पार्ट हर्ट केस थे सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुना, पहले कलकत्ता मर्डर केस सुना, फिर पार्ट हर्ट केसेस सुने, एयरपोर्ट अथॉरिटी सुना और उसके बाद जो है वो बाइजू का केस सुना। तो इन सारे केसेस, ये सारे केसेस पार्ट हर्ट थे सुप्रीम कोर्ट को के पास, तो उनको सुना। और अब जिस तरह से अभी हमारे एडवोकेट रिकॉर्ड ने बताया है कि चिदम्बरम साहब के चैम्बर से फ़ोन आया उनको और पटवारी चैम्बर से फ़ोन आया, जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, कि आप आकर के हमको ब्रीफ करिए शाम को। कल 2 बजे समाज के लिए चीफ ने इस मुकदमे को रखा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कल 14 अक्टूबर को, हालांकि फ्रेश मुकदमों का दिन है, लेकिन चीफ को यह है कि वो जिसको चाहे सुने। तो अब उन्होंने कल इसको 2 बजे के लिए रखा है, तो हमें उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह ये 2 बजे मुकदमा इनकी समाज शुरू हो जाए।